हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बताऊंगा। मैं आज आपको ये दिखाऊंगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पीजी स्टूडेंट्स के लिए क्या होती है। जैसा कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में एक रिसर्च प्रोजेक्ट की सब्जेक्ट है। रिसर्च प्रोजेक्ट सब्जेक्ट आपको सभी को पता होगा, जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उसमें क्या होता है, क्या चीज़ें नहीं होती है। जहाँ तक ताल्लुक है से थर्ड सेमेस्टर में आप सभी लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट समझा है रिसर्च मेथोडोलॉजी को, और फोर्थ सेमेस्टर में आप सभी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। मैं आज आपको इस लेक्चर में ये बताऊंगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, और आपको प्रोजेक्ट की रिपोर्ट राइटिंग किस तरह करनी है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च से। सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च के मीनिंग क्या है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च है क्या। एक ऐसा सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके पीजी सब्जेक्ट में, जो कि ना के आपको आपके पीजी कंप्लीट करने में हेल्पफुल होता है, लेकिन इस सिस्टम से एंटायर प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग से और रिसर्च मेथोडोलॉजी को कॉन्सेप्ट को समझने से आपके अंदर जो एनालिटिकल कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी चीज़ जो है सिस्टमेटिक तरीके से करने के सिस्टम में आ जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रिसर्च से। सबसे पहला वर्ड आप देख रहे हैं व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च। हमको नाम से समझ में आता है कि रिसर्च, रिसर्च की मीनिंग ये होता है कि सर्च, जो कि ऑलरेडी सर्च किया जा चुका है, हमें उसे दोबारा सर्च करना है, उसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च करते हैं। जैसे हम एग्जांपल एक डेफिनेशन देखेंगे, रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड objective and systematic process to study a particular problem that needs a solution। हम रिसर्च की अगर हम बात करेंगे, जब भी हमारे सामने रिसर्च वर्ड आता है तो हमारे लिए माइंड में आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो रिसर्च वर्ड एक ऐसा है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रिजर्व नहीं है। रिसर्च एक ऐसा कॉन्सेप्ट आज बन गया है जो कि डे टू डे लाइफ में हर सेक्शन में, हर सेक्टर में ये कनेक्टेड है। तो रिसर्च में एग्जैक्टली होता क्या है, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो आप देखते हैं उसमें ये आता है कि लेटेस्ट रिसर्च में ये बताया गया कि इस तरह, जिस तरह हम अगर अब कोविड की हम रिसेंटली बात करेंगे, कोविड में आता है कि कोविड ने अपनी शक्ल बदल ली है, कोविड ने ऐसा प्रोसेस कर लिया है, कोविड में नया डेल्टा वायरस आ गया है, ये चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, ये सारी चीज़ें रिसर्च से आ रही है। कोविड तो ऑलरेडी फाउंड हो चुका है, लेकिन क्या हो रहा है, उस पर बार बार रिसर्च किया जा रहा है, बार बार उसे ढूंढना जा रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। जब तक के ढूंढना जाएगा, जब तक के उसमें काम चलते जाएगा, जब तक के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो रिसर्च एक ऐसी चीज है जहां हम किसी एक प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं और उसका सिस्टमेटिक प्रोसेस से एक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आया तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसी प्रॉब्लम को अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से सिस्टमेटिक प्रोसेस से उसे हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या कहेंगे, रिसर्च कहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल आपसे पूछता हूं कि भाई अगर हम बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इन जनरल मैं एक प्रॉब्लम बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो आप तो इन जनरली बता देंगे सर फाइनेंस की प्रॉब्लम है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, और बहुत सारे प्रॉब्लम जो जनरल इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। ये क्या हुआ कि मैंने क्वेश्चन किया, मैंने प्रॉब्लम किया और आपने फौरन क्या किया, उसका सॉल्यूशन दिखा दिया, लेकिन ये रिसर्च नहीं हुआ। अब मैं इसी चीज को रिसर्च के डेफिनेशन कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि मुझे ये मालूम करना है, मेरे लिए सामने ये प्रॉब्लम है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम्स क्या क्या है। अब मैंने उसे क्या किया, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करूंगा। मैं क्या करूंगा, 8 से 10 इंडस्ट्रीज का इंटरव्यू लूंगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का इंटरव्यू लूंगा, या फिर कुछ नंबर जो ऑलरेडी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो 50 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, इनके एंटरप्रेन्योर से, इनके प्रोप्राइटर से मिलकर इनसे सवाल पूछूंगा कि आपको मेजर प्रॉब्लम्स क्या है। वो बताएंगे कि हाँ हमारे लिए ये प्रॉब्लम है। अब उनसे जो इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करूंगा, कुछ क्वेश्चन एयर बना के कुछ क्वेश्चन से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद फिर उसका मैं क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा। मैं ये देखूंगा कि कितने लोगों ने ये कहा कि उनके मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, मैं ये देखूंगा कि कितने लोगों ने कहा कि उनको फाइनेंस का प्रॉब्लम है। फिर मैं आखिर में लास्ट अपना कंक्लूजन कहूंगा कि ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलना है उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फाइनेंस नहीं है। इन जनरल तो हमको समझता है, इन जनरल तो मैंने भी बता दिया, आप भी बता देंगे कि भाई रिसर्च
में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस में जाते हैं और उसे हम ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। तो ये हो गया। इन शॉर्ट हम ये भी कहेंगे रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीके को, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को अप्लाई करके किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को ढूंढना, दैट इज कॉल्ड अ रिसर्च। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया रिसर्च की। उसी तरह जिस तरह मैंने कहा कि रिसर्च हर एस्पेक्ट में जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं आज आपको लेक्चर में सिर्फ बिजनेस रिसर्च को ही हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। अब व्हाट इज नॉट रिसर्च, अब क्या है रिसर्च क्या नहीं है। जस्ट कलेक्टिंग फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन विथ नो क्लियर पर्पस। जैसे मैंने कहा कि मैंने सिर्फ विदाउट पर्पस इंफॉर्मेशन को सिर्फ कलेक्ट कर रहा हूं, जिसके पीछे कोई पर्पस नहीं है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, उसे हम रिसर्च नहीं कहेंगे। रीअसेंबलिंग एंड रीऑर्डरिंग फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन विदाउट इंटरप्रिटेशन। अगर बाई चांस मैंने ऑलरेडी कहा कि जैसे मैंने कहा कि मैं खुद जाके सर्वे करके इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, लेकिन हो सकता है इंफॉर्मेशन पहले कहीं से अवेलेबल है, वही इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया, उसी को रीअसेंबल किया, रीऑर्डर किया, और फिर मैंने क्या किया, सोल्यूशन दिखाने की कोशिश किया विदाउट इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन किए बिना, एनालिसिस किए बिना उसी को मैं कहूंगा ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो इसे हम रिसर्च नहीं कहेंगे। कलेक्टिंग फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन इज नॉट अ रिसर्च। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना, इसे हम रिसर्च नहीं कहेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज बिजनेस रिसर्च। जैसे मैंने कहा कि रिसर्च के बेसिक डेफिनेशन में क्या होता है, टू फाइंड आउट अ प्रॉपर सोल्यूशन विथ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। हम किसी सिस्टमेटिक प्रोसेस से चल के हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि आज हम डिस्कस करने वाले सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिसर्च में। सो बिजनेस रिसर्च इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गैदरिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू ऑब्टेन द आंसर टू अ बिजनेस इश्यूज। मैंने कहा कि हमारे सामने अगर बिजनेस, हम बिजनेसमैन हैं, या हम जब भी बिजनेस को डेली हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने क्या आते हैं, डेली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम बिजनेस रिसर्च की हम ये बात करेंगे, यानी कि हम बिजनेस रिसर्च जो बिजनेस के इश्यूज हैं, बिजनेस के प्रॉब्लम्स हैं, उनको इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस रिसर्च हो गया। जिस तरह हम बात करेंगे साइंटिफिक रिसर्च, अगर साइंस में कोई रिसर्च है वो साइंटिफिक रिसर्च हो जाएगा, लेकिन हम बिजनेस रिसर्च की अगर हम बात करेंगे, दैट मींस वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट बिजनेस इश्यूज। नाउ व्हाट आर बिजनेस इश्यूज। अब ये हो गया है कि हमने कह रहे हैं कि बिजनेस के हमके प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। अब हमको ये देखना है व्हाट आर बिजनेस इश्यूज, के बिजनेस में क्या क्या इश्यूज आते हैं, वो देख लेते हैं। जिस तरह आज जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं, रिसेंट में जो बना हुआ है कि आज हमारे सामने क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सीएसआर एक कंपनीज के लिए आज क्या बना हुआ है, एक बिजनेस इश्यू बना हुआ है कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह वो परफॉर्म करे ना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आप सभी को मालूम है सारे बिजनेस का जो किंग होता है हमारा कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आज अगर बाई चांस कोई हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम अगर बाई चांस कोई कंपनी चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कस्टमर्स वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, वो कितना सेटिस्फाइड है, इसकी हम स्टडी करेंगे। हमारे लिए भी क्या है, एक बिजनेस इशू है। इनोवेशन मैनेजमेंट, इनोवेशन कितना इंपॉर्टेंट हो गया आज के डे टू डे लाइफ में, हम सभी को पता है। सो बिजनेस में इनोवेशन को मैनेज किस तरह करना है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द बिजनेस इशू। Now then, challenges before e-commerce, issues of capital market, problems of SSI units, human resource management issues, टैक्स रिफॉर्म्स। आज हम देख रहे हैं जीएसटी आ गया, नए टैक्सेस आ गए, बहुत सारे टैक्स के रिफॉर्म्स हो गए। ये सारे इश्यूज बिजनेस के लिए हो गए कि हम किस तरह हम टैक्स रिफॉर्म्स को किस तरह हम हैंडल कर रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट बिजनेस इश्यूज इन टूडेज डे टू डे लाइफ। ये बहुत सारे इश्यूज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि आज बिजनेस के अंदर बने हुए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। मैंने आपको बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट दिखा दिया कि रिसर्च क्या होता है, बिजनेस रिसर्च क्या होता है। अब हम इन ब्रॉडली कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, कितने टाइप्स के रिसर्च होते हैं। अगर हम बात करेंगे एग्जैक्टली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च, लेकिन एज ए पीजी स्टूडेंट मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको दिखाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो कि आपको मोस्टली आपको सभी को अप्लाई करना है। और ये बिजनेस, ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऑप्शन है, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल सोशल साइंस सब्जेक्ट, सभी सोशल साइंस सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। Descriptive research is all about describing people who take part in the study, observation, case study, survey.
हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसे कहेंगे? अगर उस रिसर्च में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ केस स्टडी है, कुछ सर्वे किया है, क्वेश्चनएयर से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हुआ है, तो हम उसे अब क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेंगे। इज ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग पीपल हु टेक पार्ट इन द स्टडी। हम एक रिसर्च में जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनकी बातों को हम क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने 10 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मैंने सेलेक्ट किया है और हर इंडस्ट्री से मैंने कुछ क्वेश्चंस को पूछा हूं। मैं क्या दिखा रहा हूं? अपने ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूं और उनके रिस्पॉन्सेस को दिखा रहा हूं। मैं उनके रिस्पॉन्सेस को डिस्क्राइब कर रहा हूं। दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वन मेथड। नाउ अनदर इज अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड। अगर हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की हम बात करेंगे तो ओवरऑल रिसर्च को हम दो जगहों हम क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड नेक्स्ट वन इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च। अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे तो हमको क्वांटिटिव, हमको नाम से समझ में आता है कि हम क्या बात कर रहे हैं? क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। मतलब हम क्वांटिटेटिव दिखाएंगे यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। जिस तरह अगर हम ये बात करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च की, हम ये देखेंगे कि 50% लोगों ने ये कहा, 50% लोगों ने ये कहा, 30% लोगों ने ये रिस्पांस किया, 500 रिस्पॉन्डेंट्स ने ये जवाब दिया, 30 लोगों ने ये रिस्पॉन्स किया। हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यहाँ पर क्वांटिटी यूज कर रहे हैं। हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करके हम क्या कर रहे हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च को डिफाइन कर रहे हैं। उसी तरह क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। अगर हम जो चीज हम रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखा रहे हैं विदाउट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, हम किसी क्वांटिटी के ऊपर नहीं दिखा रहे, हम क्वालिटेटिव बातें दिखा रहे हैं। हम ये दिखा रहे हैं कि जनरल मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे ये चीज लगता है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया कि ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं, मैं जनरल ऑब्जर्व किया हूं कि ज्यादातर लोग ये कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव हो जाएगा। मैंने इंडिविजुअली जब अगर हम बात कर रहा हूं, मैंने 10 लोगों से ये क्वेश्चन पूछा हूं कि ये क्या, मुझे लगता है 9 लोगों ने ये रिस्पॉन्ड किया, 1 ने ये रिस्पॉन्ड किया, तो दैट बिकम अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। एंड इन क्वालिटेटिव रिसर्च वी विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, वी विल यूज ओनली डिस्क्राइबिंग द कॉन्सेप्ट्स। दैट इज अ मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज स्टेप्स ऑफ रिसर्च। अब हम ये देखेंगे, हमने देख लिया रिसर्च क्या होता है, बिजनेस रिसर्च क्या है, बिजनेस इश्यूज क्या हैं और टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है। अब हम देखेंगे स्टेप रिसर्च का प्रोसेस किस तरह हमारा चलेगा। ये जो आपके सामने दिख रहे हैं स्टेप्स दिए हुए हैं, मैं आपको डिटेल में भी वन बाय वन दिखाऊंगा। सबसे पहले ये होता है कि रिसर्च में हम सर मुझे रिसर्च करना है, प्रोजेक्ट करना है, रिसर्च वर्क करना है, तो ये सारी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले दिया है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। पहले हमको ये फाइंड आउट करना है कि हम कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। यहीं से रिसर्च स्टार्ट विद द फाइंडिंग आउट और सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि मुझे ढूंढना क्या है, मुझे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देन एक्सटेंशन लिटरेचर सर्वे, उसके बाद मैं क्या करूंगा? उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूंगा। जैसे एग्जांपल में बात करूंगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। मैं ये देखना चाहता हूं कि किसी एक प्रोडक्ट का, किसी कंपनी के किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है, मैंने एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया। अब मैं क्या करता हूं? लिटरेचर सर्वे करूंगा नेक्स्ट स्टेप में। लिटरेचर सर्वे इन द सेंस क्या, मैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूंगा उससे रिलेवेंट। देन मेकिंग हाइपोथेसिस, मैं हाइपोथेसिस एक फ्रेम करूंगा। हाइपोथेसिस फ्रेम करना ये होता है, हाइपोथेसिस की हम ये एग्जांपल शॉर्ट में मैं आपको ब्रीफली ये बताऊंगा कि हम एक टेंटेटिव उस क्वेश्चन का आंसर पहले से ढूंढ लेते। जिस तरह मैंने कहा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखना है कि कितने परसेंट प्रोडक्ट के कस्टमर सेटिस्फाइड है, ये हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है। हाइपोथेसिस में हम एक अंदाजा लगाते हैं कि ये जवाब हो सकता है, मुझे ये लगता है कि ज्यादातर कस्टमर सेटिस्फाइड है, जो नहीं सेटिस्फाइड उसकी वजह ये है। मैंने क्या किया? अंदाजन एक सॉल्यूशन निकाल लिया। अब मैं नेक्स्ट आगे रिसर्च कंप्लीट होने के बाद इस हाइपोथेसिस को मैं चेक करूंगा वाकई में वो रीजन है कि नहीं है। इन शॉर्ट हाइपोथेसिस इज अ सपोजिशन। हम क्या करते हैं? सपोज करते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है, फिर उस ट्रैक पे लेकर हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में ढूंढते हैं। मुझे ये लगता है कि हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन लिया है, तो इस एंगल की वजह से ये चीज अफेक्ट कर सकती है। ये हो गई हाइपोथेसिस। अब हम देखते हैं प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन हम इन शॉर्ट कहेंगे ब्लूप्रिंट। हम कोई भी काम करने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो रिसर्च डिजाइन इंटायर रिसर्च वर्क का क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है। तो हम इंटायर रिसर्च प्रोसेस किस तरह करने वाले हैं, तो हम रिसर्च डिजाइन में ये मेंशन करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करने वाले हैं, किस तरह उसका एनालिसिस करेंगे और किस तरह उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो ये पार्ट हो गया रिसर्च डिजाइन का। उसी तरह सैम्पलिंग, हम सैम्पलिंग किस तरह करने वाले। अब सैम्पलिंग मैंने कहा कि जैसे एग्जांपल मुझे
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम्स को ढूंढना है। तो अब मुझे मालूम है कि अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ कि स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की या स्पेसिफिक स्टेट की, तो हमको मालूम है कि नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। या अगर मैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा हूँ तो कोई स्पेसिफिक कंपनी का, किसी स्पेसिफिक ब्रांड का कस्टमर तो थाउजेंड्स में, लैक्स में, तो हम किस तरह हम उनको स्टडी करेंगे। अब हम सब तो ले नहीं सकते, मैं इसकी एग्जांपल सैम्पलिंग आपको दूंगा। जब हम बाजार में जाते हैं, सपोज आप वीट परचेस करने के लिए जा रहे हैं या राइस परचेस करने के लिए जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जिस तरह जो बैग होता है, बैग में से कुछ दाने हम देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि पूरे दाने किस तरह होंगे। हम पूरे राइस के एक एक दानों को या वीट के एक एक दानों को चेक नहीं करते, हम क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद हमको समझ में आया था कि इंटायर बैग में राइस या वीट किस तरह होगा। उसी तरह रिसर्च में हम क्या करेंगे, जो इंटायर हम रिसर्च वर्क काम करने वाले हैं, चाहे हम इंडस्ट्रीज के ऊपर कर रहे होंगे, चाहे बिजनेस इश्यूज के ऊपर कर रहे हैं, चाहे वो कस्टमर्स के ऊपर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सैंपल्स लेके उस पर काम करेंगे। तो हमको सैम्पलिंग लेना है। उसी तरह रिसर्च में सैम्पलिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है, रैंडम सैम्पलिंग होता है। उसी तरह हमको यहाँ डिफाइन करना है कि सैंपल्स को हम किस तरह लेने वाले। उसी तरह डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, हमको यहाँ ये डिफाइन करना होता है, हमको ये देखना है कि हम इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करने वाले, हम डेटा कहाँ से लेने वाले, प्राइमरी डेटा हमारा कहाँ से लेने वाले हैं, हम सेकेंडरी डेटा हम किस तरह यूज करने वाले हैं। तो डेटा कलेक्शन में हम ये डिफाइन करेंगे कि बेसिक जो हमको डेटा कलेक्ट करना है वो किस तरह है। मैं आपको डिटेल में डेटा कलेक्शन की इंफॉर्मेशन अभी दूंगा। देन डेटा एनालिसिस, जब मैंने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए, जब मैंने इंडस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए, अब उसका एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन में किस तरह करने वाला हूं। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास कलेक्ट हो गई है उसका मैं क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा, और एनालिसिस करने के बाद हम आगे उसका प्रोसेस करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज ए हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग करूंगा। जी सर, मैंने कहा है कि हम प्रोसेस, मैंने कहा है कि मेकिंग हाइपोथेसिस, मैंने एक सपोजिशन दिखा दिया है कि कस्टमर ज्यादातर इस वजह से सेटिस्फाइड नहीं है। मुझे लगता है, आप देखो, हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन का स्टडी आप कब करेंगे, जब हमारे पास कस्टमर्स का ग्राफ गिर रहा है कि हम कस्टमर्स का ग्राफ क्यों गिरता चला जा रहा है, मतलब कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनके सेटिस्फैक्शन की नीड क्या है, क्या बेसिस है। तो हमने पहले से ये असाइन किया कि सपोज हमने इस केस में हाइपोथेसिस ये सेट किया कि कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड ड्यू टू क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमने क्या किया है, हमने एक सपोजिशन किया था रिसर्च शुरू करने से पहले। अब मैंने क्या किया, रिसर्च के कंप्लीट कर लिया, मैंने कस्टमर्स का रिस्पांस ले लिया, उसका एनालिसिस कर लिया। अब मैं ये थे हाइपोथेसिस को, सपोजिशन को टेस्ट करूंगा कि वाकई में कस्टमर क्वालिटी के लिए, तो क्वालिटी, लो क्वालिटी होने के लिए हमारे पास रिवर्ट नहीं हो रहे हैं, ये रीजन तो नहीं है। इसी तरह यहाँ हाइपोथेसिस टेस्ट होगी तो हमको पता चलेगा कि हमारी हाइपोथेसिस पॉजिटिव आई या फिर नेगेटिव आई। ये हमारा क्या हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। देन नेक्स्ट वन, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जब हम सारी चीजें कंप्लीट कर रहेंगे, एनालिसिस हो जाएगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो जाएगा, तो अब हम जनरलाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। हम ये बताएंगे कि ये क्या रीजन है, हमको ये पता चला कि हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट हुई, हमारी हाइपोथेसिस राइट हुई, हमारा मेन रीजन ये है कि हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं है, इसके लिए कस्टमर्स डाइवर्ट हो रहे हैं दूसरे रीजन। उसके अलावा हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है उसका हम एनालिसिस करके बाद, इंटरप्रिटेशन करने के बाद, हम लास्ट स्टेप में आएंगे, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। अब हम लास्ट हम क्या करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफ में ले लेता हूं, ये सारी डिटेल्स अभी एग्जांपल से मैं आपको नेक्स्ट देने वाला हूं। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर नहीं हुए तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, आपकी डेफिनेशन तो आपको मैं बताऊंगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, हाइपोथेसिस अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर एन ऑब्जर्वेशन, फिनोमेना और साइंटिफिक प्रॉब्लम दैट कैन बी टेस्टेड बाय फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा कि ये सपोजिशन है, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है कि हम जो रिसर्च में एक प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं उसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। हम रिसर्च के बेसिक स्टार्ट करने से पहले वो आंसर ढूंढते हैं, और आखिर में हम जब डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है उसके एनालिसिस करते हैं, तो उसे हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को, वो पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए। सो हाइपोथेसिस इज अ सपोजिशन और a suppose tentative explanation और tentative answer for a research प्रॉब्लम। जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका एक टेंटेटिव आंसर हम लेकर चलते हैं, उसे हम कहेंगे हाइपोथेसिस। उसी तरह रिसर्च डिजाइन, मैंने ऑलरेडी आपको कहा, रिसर्च डिजाइन ए ब्लूप्रिंट फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट, एनालिसिस ऑफ डेटा। हम इंटायर रिसर्च वर्क किस तरह करने वाले उसे हम एक्सप्लेन करते हैं रिसर्च डिजाइन में। उसी तरह स्टेप्स,
उसी तरह नेक्स्ट हो गया सैम्पलिंग। मैंने आपको कहा कि सैम्पलिंग डेफिनेशन क्या होता है। इन रिसर्च टर्म्स अ सैंपल इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स दैट आर टेकन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन फॉर मेजरमेंट। मैंने आपको भी एग्जांपल सैम्पलिंग के दिए है कि हम क्या करते हैं, एक लार्ज पॉपुलेशन में कुछ सैंपल्स को, पीपल को, हम कुछ लोगों को सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग। द सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन टू इंश्योर दैट वी कैन जनरलाइज द फाइंडिंग्स फ्रॉम द रिसर्च सैंपल टू द पॉपुलेशन एज अ होल। मैंने आपको कहा कि हम राइस का बैग या फिर वीट का बैग जब चेक कर रहे हैं तो हम जो राइस सब एक बैग में सेम वैरायटी के रहने चाहिए तभी हम उस चीज को लेंगे। अगर एक ही बैग में 2 से 3 वैरायटी के फ्रूट्स रखे हुए हैं, एक ही बैग में 2 से 3 टाइप के वैरायटीज के राइस या वीट रखे हुए, तो तब हमारे सैंपल करेक्ट हो ही नहीं सकता। इसीलिए पॉपुलेशन जो होगा, जब हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे, सब सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम लेंगे, मैं स्टडी कर रहा हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। जब मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर रहा हूँ तो जो मुझे कहाँ से लेना है सैंपल्स, सभी टेक्सटाइल यूनिट में से सैंपल्स को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हर जब इंडस्ट्री का नेचर चेंज होगा तो उसके प्रॉब्लम्स भी क्या होती चलेंगे, चेंज होते चलेंगे। तो सैंपल्स हमको क्या लेना है, एक लार्ज पॉपुलेशन से लेना है जो कि सेम रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए एक पॉपुलेशन के। ये हो गया सैंपलिंग का। देन प्राइमरी डेटा, मैंने कहा कि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। डेटा में हमको जो डेटा कलेक्शन की हम बात करते हैं तो वो वी कलेक्ट डेटा फ्रॉम 2 मेथड्स, वन इज प्राइमरी एंड सेकंड वन इज ए सेकेंडरी। अब प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्ट स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट। एन एडवांटेज ऑफ प्राइमरी डेटा इज दैट स्पेसिफिकली टेलर टू योर रिसर्च नीड्स। अगर हम जो इन्फॉर्मेशन, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन से, इंटरव्यू से, क्वेश्चन से, एक्सपेरिमेंट से, तो हम उसे हम प्राइमरी डेटा कहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। मैं जब कस्टमर सेटिस्फैक्शन से कस्टमर से मिलूंगा, एक क्वेश्चन उनको दूंगा, उनका इंटरव्यू लूंगा कस्टमर का, ये मैं इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहा हूं इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डेटा। हम जिसका मैंने कहा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की मैं स्टडी कर रहा हूं, तो जब मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, चाहे मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, ओनर्स का इंटरव्यू लेके इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हूं, मैंने एक्सपेरिमेंट्स किया हूं, मैंने क्वेश्चन एयर दिया हूं, मैंने ऑब्जर्व किया हूं, तो ये इंफॉर्मेशन जो हमारी जो कलेक्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी डेटा। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा ये होता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम जो टॉपिक पे जो रिसर्च प्रॉब्लम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, हम उसको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो वो होगा हमारा सेकेंडरी डेटा। जिस तरह मैंने एग्जांपल कहा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिटेल है क्या, क्या क्या है, कितने लोगों ने पहले से कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे काम कर चुका है। इन सब को ढूंढने के लिए मैं बुक्स को यूज करूंगा, मैगजीन्स को यूज करूंगा, जर्नल्स को यूज करूंगा, रिपोर्ट्स को यूज करूंगा, या फिर कोई भी पब्लिश या अनपब्लिश मटेरियल्स को यूज करूंगा। ये इंफॉर्मेशन मेरी क्या रहेगी, सेकेंडरी डेटा। मैं ये दिखाऊंगा कि जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया कि आपको मुझे सैंपल्स को सेलेक्ट करना है, अब मुझे पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कोई स्पेसिफिक सिटी में टोटल इंडस्ट्रीज कितनी है। ये टोटल इंडस्ट्री की रिपोर्ट मुझे कहाँ से मिलेगी, कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट में मिलेगी, कोई बुक्स में मिलेंगे, कोई मैगजीन्स में मिलेंगे। तो ये मैं इस तरह सेकेंडरी डेटा। तो हम जब डेटा कलेक्शन करते हैं तो हमको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा दोनों 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 डेटा को हमको लेकर चलना होता है, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नाउ डेटा एनालिसिस, जब हमने डेटा कलेक्शन का कंप्लीट हो गया, मैंने क्वेश्चन सर्कुलेट करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, मैंने बुक्स को भी स्टडी कर लिया, जर्नल्स को भी कलेक्ट कर लिया। अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद उसको हमको एनालिसिस करना है। द प्रोसेस बाय विच सेंस एंड मीनिंग आर मेड ऑफ द डेटा गैदर्ड इन द रिसर्च। जैसे मैंने एग्जांपल किया, मैंने 100 कस्टमर्स को मैंने स्टडी किया, मैंने एक क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन एयर मैंने सभी 100 लोगों को सर्कुलेट कर लिया और 100 कस्टमर्स ने फिल करके मुझे वापस दे दिया। अब वो मेरे पास जो रिस्पॉन्सेज जमा हुए हैं उसकी अभी कोई मीनिंग नहीं है जब तक उसका एनालिसिस नहीं होगा। एनालिसिस होगा उसके लिए मैं बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करूंगा, मैं टेबल्स को यूज करूंगा, चार्ट्स को यूज करूंगा, ग्राफ्स को यूज करूंगा। मैं ये डिफाइन करूंगा कि मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि एक रिस्पॉन्स को कितने लोगों ने हाँ बोला, कितने लोगों ने नो बोला। अब इसका मीनिंग निकलेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, डेटा एनालिसिस। जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हुए उसका हम क्या करेंगे, प्रोसेस करने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे। सो दैट इज डेटा एनालिसिस। अब रिसर्च रिपोर्ट इंटायर कंप्लीट होने के बाद मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट मैंने प्राइमरी डेटा ले लिया, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर लिया,
फिर उसके बाद मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें जो एनालिसिस पार्ट करना था वो कंप्लीट कर लिया। अब मैं उसे एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में लेकर आऊंगा। रिसर्च रिपोर्ट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसे हम क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। सो रिसर्च रिपोर्ट इज मैनरली रिटन डॉक्यूमेंट। मैनरली रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या है कि हम एक स्पेसिफिक मेथड से ही हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं, हम कोई भी आगे पीछे नहीं लिखेंगे, हम एक स्पेसिफिक मेथड से लिखेंगे। सो दैट इज अ रिसर्च रिपोर्ट। सो दैट इज द लास्ट स्टेप इन द रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च वर्क। नाउ लेआउट ऑफ द रिसर्च, जैसे मैंने कहा कि एक स्पेसिफिक मैनर से हम लिखना है, तो हम लेआउट देख लेते हैं। उसका लेआउट क्या होगा, सबसे पहले हम टाइटल पेज लेंगे, फिर उसमें हम सर्टिफिकेट को ऐड करेंगे, एक्नॉलेजमेंट को ऐड करेंगे। सर्टिफिकेट हम ये डिफाइन करेंगे कि मैंने सो एंड सो एक्टिविटी कहाँ पे की हुई है। एक्नॉलेजमेंट, हम जो एक्नॉलेजमेंट हम ये मेंशन करेंगे इंटायर रिसर्च वर्क कंप्लीट करने के लिए आपको किसने किसने हेल्प किया है, हम उसे एक्नॉलेजमेंट में मेंशन करेंगे। हम डिक्लेरेशन देंगे, डिक्लेरेशन में हम ये देंगे कि हम ये दिखाएंगे दैट इज माय ओन वर्क, मैंने ये ओरिजिनल काम किया हुआ है, मैंने कहीं से ऑलरेडी किया हुआ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करके लेकर नहीं आया। मैंने कहा हमने स्टार्टिंग में ये देखा है, कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट अ रिसर्च। ये जो चीजें हैं ये मेरी खुद की कंट्रीब्यूशन दी हुई है, ये मेरे खुद का कंट्रीब्यूशन है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। डिक्लेरेशन हम ये डिफाइन करते हैं दैट इज माय ओन ओरिजिनल वर्क। समरी, इंटायर, जिस तरह न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में आप कोई भी न्यूज़ पढ़ेंगे तो जो पहला पैराग्राफ होता है वो इंटायर न्यूज़ की क्या होती है, समरी होती है। उसी तरह हम रिपोर्ट में भी क्या ऐड करेंगे, समरी ऐड करेंगे कि इंटायर प्रोजेक्ट में है क्या, 1 और 2 पेज जो मुझे समझ में आ जाएगा इन ब्रीफ, दैट इज समरी। टेबल ऑफ कंटेंट, मैं यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट डिफाइन करूंगा कि कितने चैप्टर्स होंगे, कितने सब चैप्टर्स होंगे और कौन कौन से चैप्टर्स के नाम होंगे। देन लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स, अगर मैंने टेबल्स और फिगर्स का यूज किया तो उसकी मैं सेपरेट एक लिस्ट बनाऊंगा। अब ये हो गए चैप्टर्स, ये चैप्टर्स दिए हुए हैं। हम पहला चैप्टर बनाएंगे इंट्रोडक्शन टू द स्टडी, हम ये बताएंगे कि वो टॉपिक क्या है। देन कंपनी प्रोफाइल, जो कंपनी का या जहां मैं काम करने वाला हूं उसका मैं प्रोफाइल यहाँ पर डिफाइन करूंगा। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, इंटायर प्रोजेक्ट का हम जो कंप्लीट कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। लिटरेचर रिव्यू, रिव्यू लिटरेचर हम ये दिखाएंगे ऑलरेडी जो इस टॉपिक से रिलेटेड कितने लोगों ने काम कर चुका है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, हम उसको यहाँ मेंशन करेंगे। देन रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या मेथड्स को यूज किया गया, किस तरह हमने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है, किस तरह हमने सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया है। देन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस, फिर जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसका एनालिसिस पार्ट बताएंगे, हम ये टेबल्स दिखाएंगे, चार्ट्स दिखाएंगे, ग्राफ दिखाएंगे और उसका इंटरप्रिटेशन होगा। देन लास्ट वन होगा फाइंडिंग, कंक्लूजन एंड सजेशन। फिर लास्ट में हम ये डिफाइन करेंगे कि क्या मुझे पूरा कंप्लीट करने के बाद रिसर्च मुझे क्या फाइंड आउट हुआ और मेरे कंक्लूजन्स क्या है और मैं क्या क्या सजेशंस दूंगा। जब मुझे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाएंगे तो हम उसके कुछ सजेशंस भी देंगे फॉर द फर्दर रिसर्च और फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी में ये होता है कि हमने क्या क्या बुक्स होगा, जो सेकेंडरी डेटा हमने कहाँ कहाँ से यूज किया उसे हम इसमें ऐड करेंगे। वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी हम देखते चलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है हमारे रिसर्च रिपोर्ट से रिलेटेड। बिब्लियोग्राफी में ये चीज होती है कि हम जो भी इंटायर रिसर्च करने के लिए बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, जर्नल्स को जो भी हमने यूज किए हुए उसे हमें यहाँ पे साइट करना है, मेंशन करना है। जैसे एग्जांपल मैंने आप ये मेंशन कर दिया है कि एक स्पेसिफिक सिटी में 400 इंडस्ट्रीज है, 400 एसएसआई यूनिट है। ये आप कौन सी बेसिस पे मैंने कहा, ये किसी बुक के बुक से मैंने कहा। तो बिब्लियोग्राफी में वो बुक का मुझे रेफरेंस देना है, मैं साइटेशन में मेंशन करूंगा कि भाई मिस्टर अरुण ने बुक लिखा है, उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है सो गवर्नमेंट की रिपोर्ट, उसमें ये मेंशन है, इतने नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है, ये मैंने उसे साइट कर लिया। और बिब्लियोग्राफी लास्ट में वो बुक्स की मैं डिटेल दूंगा। उसी तरह लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस देख रहे हैं आप, एब्रीवेशन अगर मैं कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज किया इंटायर प्रोजेक्ट के अंदर, मैं यहाँ उसके एब्रीवेशंस यहाँ पर दूंगा। आप ये देख रहे हैं एग्जांपल साइटेशन की, आप देख रहे हैं ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है बैलेटिन 145, मतलब बैलेटिन ऑथर का नाम है, जो रिपोर्ट जिसने लिखा है उसका नाम दिया है। 145 मतलब 145 पेज पे वो मेंशन है, जो कॉन्सेप्ट लिखा रहा देयर आर लॉट ऑफ पॉइजनियस प्लांट्स, ये जो मेंशन किया है ये किसके, मैं किसके बेसिक पे कर रहा हूँ, उस बंदे ने जो एक बुक लिखा हुआ उसके बेसिस पे कर रहा हूँ। तो मैंने ऊपर जो साइट किया है उसे हम साइटेशन कहेंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है, बिब्लियोग्राफी है, कि मैंने लास्ट में बुक्स का नाम लिखा हुआ है, ऑथर का नाम लिखा हुआ है, बुक का नाम लिखा हुआ है, कौन सा पब्लिशर वो नाम लिखा हुआ है और कौन से ईयर में पब्लिश हुई ये मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है। आप देख रहे हैं बिब्लियोग्राफी की एंट्री हम किस तरह करेंगे। अगर आपको बिब्लियोग्राफी की एंट्री करना है तो सबसे हम पहले लिखेंगे ऑथर से लास्ट नेम,
बुक्स का आप यूज कर रहे हैं तो पहले हम ऑथर का लास्ट नेम यूज करेंगे, फिर उसका फर्स्ट इनिशियल यूज करेंगे, देन इनटू ब्रैकेट ईयर लिखेंगे, बुक का टाइटल देंगे, सिटी ऑफ पब्लिकेशन एंड देन पब्लिशिंग कंपनी। मैंने एक एग्जांपल भी नीचे आपको दिया हूँ। उसी तरह आप देख रहे हैं जर्नल्स के देख रहे हैं, अगर आपने जर्नल दिए तो ये लिखने के मेथड है, साइटेशंस को बिब्लियोग्राफी के लिखने के मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो आपके सामने एक ये मेथड में लिखा हुआ है कि हम ऑथर का नाम पहले लेंगे, फिर उसके बाद डिटेल्स यहाँ पे लिखेंगे कि उसका टाइटल क्या है, जर्नल का नाम क्या है, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ, कौन से पेजेस क्या है, हम स्पेसिफिक डिटेल्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो चाहे आप सेकेंडरी डेटा जर्नल से लें, पीरियोडिकल्स, ऑनलाइन पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, हम यहाँ पे इसे हम ऐड कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट आपको मैं दे रहा हूँ। मैंने अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दिखाए ताकि आपको रिपोर्ट राइटिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट रिसर्च का आपका क्लियर हो जाए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि रिपोर्ट राइटिंग किस तरह बनाना है, कौन से स्ट्रक्चर में बनाना है। पुणे यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी जो गाइडलाइंस दी है उसको लेकर हम लोगों ने ये सिस्टम बनाया हुआ है और आपको इसी को लेकर फॉलो करना है। जिस तरह आप देख रहे हैं सजेस्टेड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये कंफर्म नहीं है, इसमें अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहे तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और सभी स्टूडेंट को मैक्सिमम इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। सबसे पहले पेजेस दिए हुए 60 टू 80 पेजेस, आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो मैक्सिमम जो 60 टू 80 पेजेस होने चाहिए, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब आप जो मैंने कहा कि जो आपको प्रोजेक्ट बनाना है उसमें आप कौन कौन से चैप्टर्स यूज करेंगे और उन चैप्टर्स में आपको क्या क्या मेंशन करना है, मैं आपको ये भी वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन टू स्टडी। जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमको ये माइंड में ये रखना है, जब ये प्रोजेक्ट कोई स्टूडेंट या कोई भी से जब पढ़ेगा वो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं जानता। जैसे सपोज मैंने एक टॉपिक लिखा है कि एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे लिखने वाला हूँ, अगर आपकी रिपोर्ट किसी आर्ट्स स्टूडेंट ने पढ़ता है, अगर कोई स्टूडेंट आपका साइंस स्टूडेंट कोई आपकी रिपोर्ट पढ़ता है, तो आपके टॉपिक से रिलेटेड उसको पता किस तरह चलेगा। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन है क्या, क्या क्या डेफिनेशन है कस्टमर सेटिस्फैक्शन की, और उससे रिलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, देते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो इंट्रोडक्शन आप देख रहे हैं कि किसी बुक में आप यूज करते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी चीज होते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, इंटायर सिस्टम का क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट वन है कंपनी प्रोफाइल। आपकी स्टडीज जो होती हैं, हम दो तरीके की स्टडीज करते हैं, एक तो हम केस स्टडी को फॉलो करते हैं या फिर हम जनरल स्टडी को करते हैं। अगर हम केस स्टडी की हम बात करें तो हम कोई स्पेसिफिक कंपनी, स्पेसिफिक फर्म, तो आपको भी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग में केस स्टडी करना है। केस स्टडी इन द सेंस से, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया कि आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन करने वाले हैं, तो आपको कोई ना कोई कंपनी या फर्म का आपका उसका क्या लेना है, यहाँ पे प्रोफाइल को मेंशन करना है। अभी पीजी लेवल पे जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है वो काफी लो लेवल का होता है एज कंपेयर टू एमफिल एंड पीएचडी, तो हमको बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज को स्टडी नहीं करना है। एज ए इनिशियल लेवल, स्टार्टिंग लेवल पे हमको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है एक कंपनी में। सपोज हमने ले लिया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, हमको 10 कंपनीज का स्टडी नहीं करना, हमको सिर्फ एक कंपनी का स्टडी करना है। तो इस कंपनी प्रोफाइल में हम ये मेंशन करेंगे उस कंपनी की डिटेल, वो कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, कौन उसके ओनर है, कौन उसका एड्रेस क्या है, और कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम मेंशन करेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम सपोज बैंक की स्टडी कर रहे हैं तो हम बैंक की डिटेल यहाँ पर देंगे, इंटायर प्रोफाइल यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। हम जो इंटायर रिसर्च करने वाले हैं उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्या क्या है, आपको ये मैक्सिमम 4 से 5 लाइन में लिखने हैं। कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स रहने चाहिए और बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने की जरूरत आपको नहीं है, आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम 3 से 4 आप ऑब्जेक्टिव्स के मेंशन कीजिए। मैं भी आपको एग्जांपल सैंपल दिखाऊंगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट वन बाय वन क्लियर हो जाएंगे। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम मेंशन करेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है कि जो हमको ये एक सपोर्ट देना होता है कि मेरा रिसर्च वर्क यूनिक क्यों है। देखो जब भी हम बात करेंगे रिसर्च की, रिसर्च वर्क हमारा क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब मैं जो करने वाला हूं वो किसी ने अभी तक के नहीं किया, या जो पहले जिसने काम कर चुका उसको मैं नए एंगल से ये चीज काम करने वाला हूं। उसको डेफिनेशन के लिए, उसको सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, लिटरेचर्स का यूज करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम ये मेंशन करते हैं, जैसे मैंने कहा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अब ऑलरेडी बहुत से लोगों ने कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्टडी करके रखी है, तो तुम क्या नया करने जा रहे कस्टमर सेटिस्फैक्शन में। तो हम ये डिफाइन करते हैं लिटरेचर रिव्यू में, मैं ये दिखाऊंगा
कि मिस्टर सोन सो ने कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में ये स्टडी किया है, मिस्टर सोन सो ने ये ईयर में किया है, मिस्टर सोन सो ने ये सिटी में किया है, मिस्टर सोन सो ने ये पैरामीटर से किया है। तो सारे इंफॉर्मेशन दूसरों की स्टडीज को दिखाने के बाद फिर मैं मेरी स्टडी का जस्टिफिकेशन करता हूं कि मेरा रिसर्च वर्क यूनिक क्यों है, नया क्यों है। रिसर्च की हम बात करते हैं तो मतलब क्या होता है, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, हम कोई ओरिजिनली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई नई चीज देने वाले, तो उसके जस्टिफिकेशन के लिए हम लिटरेचर रिव्यू का सहारा लेते हैं। उसी तरह रिसर्च मेथोडोलॉजी, हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये डिफाइन करेंगे कि हमने कौन कौन से मेथड्स को यूज किए, प्राइमरी डेटा हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया, देन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ऑब्जर्वेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, एंड लास्ट वन इज ए फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। ये आपकी चैप्टर स्कीम रहेगी। आप जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे आपको इतने चैप्टर्स को वन बाय वन मेंशन करना है। अब इंट्रोडक्शन स्टडी, ब्रीफ बैकग्राउंड एंड गाइड टू द स्टोरी लाइन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी में क्या मेंशन करना है, ब्रीफ बैकग्राउंड, मैं जो टॉपिक स्टडी करने वाला हूं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, आज स्टोरी लाइन पूरी दिखाऊंगा कि व्हाट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ों को डिफाइन करूंगा। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर मैं दिखाऊंगा कि मैं प्रॉब्लम क्या देखने आ रहा हूँ, क्या मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम, हम रिसर्च की बात क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम है क्या, ये हम इंट्रोडक्शन में ऐड करेंगे। उसी तरह कंपनी प्रोफाइल, मैंने कहा है कि इससे पहले कंपनी प्रोफाइल में हम क्या ऐड करेंगे, डिटेल्ड प्रोफाइल ऑफ सिलेक्टेड बिजनेस फर्म और फर्म्स। हो सकता है आप एक फर्म यूज नहीं कर रहे हैं तो यू कैन सिलेक्ट मोर देन वन फर्म, 2 3 4 5 भी आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो फर्म्स का हमने सिलेक्ट किए हुए हैं यहाँ पे उसकी हम प्रोफाइल को ऐड करेंगे, उस कंपनीज की डिटेल्स देंगे। देन ऑब्जेक्टिव्स स्टडी, द रिसर्च क्वेश्चंस एंड क्लियर स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ अब प्रोजेक्ट का रिसर्च वर्क का हम ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देन लिटरेचर रिव्यू, टू शो हाउ योर स्टडी सप्लीमेंट्स एग्जिस्टिंग वर्क, हमको ये डिफाइन करना है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं हमारी स्टडी यूनिक क्यों है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सप्लीमेंट्री एग्जिस्टिंग वर्क्स को दिखाता हूँ, जो पहले से ये टॉपिक से रिलेटेड काम कर चुके हैं उनकी रिपोर्ट दिखाता हूँ कि सो ने ये काम किया है, किसी ने एक इस एंगल से काम किया है और मैं इस एंगल से काम करने वाला हूं। तो इस तरह हम लिटरेचर रिव्यू का यहाँ पर सहारा लेते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी, हमको ये एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से मेथड्स को, कौन कौन से टेक्निक्स को मैंने यूज किया हुआ है, क्या किस तरह मैंने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया हूँ, किस तरह मैंने सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया हूँ, किस तरह मैंने सैंपल्स को सिलेक्ट किया हूँ, सैंपल्स के कौन कौन से टेक्निक्स यूज किया हूँ, कौन कौन से एनालिसिस के टूल्स यूज किया हूँ, हम यहाँ रिसर्च मेथड में एक्सप्लेन करेंगे। उसी तरह डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, टू इंटरप्रेट रिजल्ट्स एंड रिलेट द फाइंडिंग टू द ओरिजिनल रिसर्च गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो हम एनालिसिस करेंगे उसे हमारे प्रॉब्लम्स को कोरिलेट करके दिखाएंगे कि एग्जैक्टली मेन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हैं। एंड देन टू इंडिकेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिसर्च, हम ये इंडिकेट करेंगे कि हम रिसर्च को किस तरह इम्प्लीकेट कर सकते हैं रियल सिस्टम में। उसी तरह फाइंडिंग, कंक्लूजन एंड सजेशंस, समरी ऑफ द रिजल्ट्स, अब हम समरी निकालेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर वगैरह में आमतौर पर समरी आते हैं, इतने परसेंट लोगों ने हाँ बोला, इतने परसेंट लोगों ने नो बोला, ये सिस्टम तो हमें समराइज करेंगे। व्हाट नीड्स टू बी डन एज द रिजल्ट ऑफ योर फाइंडिंग्स, उसी तरह हम ये भी मेंशन करेंगे कि अब हम जो रिजल्ट आ गए उसके बाद मुझे क्या करना, मतलब सजेशंस। मुझे लगता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है, अब मैं सजेशन क्या दूंगा, वही प्रोडक्ट्स की हम डिटेल्स, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। रेफरेंसेस, मैंने एग्जांपल दिया, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस के दोनों कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। जो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस, साइड ऑल सोर्सेज रिफर्ड इनटू द टेक्स्ट, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए मैंने जो भी सेकेंडरी डेटा यूज किया है, बुक्स, मैगजीन, जर्नल्स, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मिनिमम 10 रेफरेंसेस आपके रहने ही चाहिए, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उसी तरह अपेंडिसेस, उसके अलावा आप बाय चांस क्वेश्चन एयर अटैच करना है तो आप ये अटैच कर सकते हैं। इसमें आप कुछ बाय चांस अगर आप किसी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक यूज कर रहे हैं तो आप उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच कर सकते हैं, क्वेश्चन एयर अटैच कर सकते हैं, इंटरव्यू के शेड्यूल्स अटैच कर सकते हैं। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपेंडिसेस में भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, सैंपल दिखाता हूँ, सैंपल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, सबसे पहले तो हमको रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब आपका रिसर्च का टाइटल वो आपको फाइनलाइज करना है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मैसेज करते हैं सर वो टॉपिक टाइटल भी इस तरह आता है कि हम समझ नहीं सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। आपके टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यूज दिखने चाहिए। जिस तरह स्टडी ऑन रिटेल बैंकिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू यस बैंक, यहाँ मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यस बैंक में जो रिटेल बैंकिंग है उसका कस्टमर्स के क्या रिस्पॉन्सेस है ये डिफाइन कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा टाइटल, हमने फाइनलाइज कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द स्टडी। जिस तरह हमने कहा कि सबसे फर्स्ट चैप्टर हमको ये मेंशन करना है इंट्रोडक्शन टू स्टडी। अब यहाँ पे क्या हमने लिखे थे, ब्रीफ बैकग्राउंड एंड गाइड टू द स्टोरी लाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हम किस तरह लिखेंगे, इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग। भाई इंट्रोडक्शन रिटेल बैंकिंग है क्या, हम उसे डिफाइन करेंगे। टाइप्स ऑफ रिटेल बैंकिंग, स्टेटस ऑफ रिटेल बैंकिंग, ये मैं हेडिंग दे रहा हूँ मेन, और इसमें हम डिटेल्स को डिफाइन करेंगे। एज देयर इज इमेंस अपॉर्चुनिटीज ऑफ द रिटेल बैंकिंग इन इंडिया, this dissertation, this project report is on the issues and challenges in retail banking because of the competition of the various banks। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बैंक्स में अब रिटेल बैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, कि चाहे सेविंग बैंक की बात करेंगे या दूसरे कुछ सर्विसेज की बात करेंगे। इसीलिए हमने रिटेल बैंकिंग का टॉपिक सिलेक्ट क्यों किया, ये हम डिफाइन करने के लिए हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन हम बता रहे हैं रिटेल बैंकिंग है क्या, उसके कौन कौन से टाइप्स है। हमने पहले तो स्टोरी लाइन दिखाने की कोशिश की, ब्रीफ बैकग्राउंड दिया, और नेक्स्ट पार्ट हमने क्या लिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम हम क्या स्टडी इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। अब कंपनी प्रोफाइल, सेकेंड चैप्टर में मैं क्या ऐड करूंगा, प्रोफाइल ऑफ यस बैंक। ये यस बैंक कौन से कब स्टैब्लिश हुई, कौन उसके डायरेक्टर्स है, कहाँ उसके मेन ऑफिस है, कौन कौन सी ब्रांचेस है, प्रोडक्ट्स क्या क्या है, और कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा यस बैंक हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में मैं ऐड करूंगा। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, the research question and a clear statement of research objectives to study the issues and challenges in retail banking। मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरा प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी द इश्यूज एंड चैलेंजेस इन रिटेल बैंकिंग। यस बैंक में जो रिटेल बैंकिंग उनके सामने क्या क्या इश्यूज और क्या क्या चैलेंजेस है, टू सजेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर इंप्रूवमेंट इन रिटेल बैंकिंग। मैं स्टडी इसके लिए कर रहा हूं कि मैं ये सजेस्ट कर सकूं फर्दर इंप्रूवमेंट इन रिटेल बैंकिंग, कि बैंक का जो रिटेल बैंकिंग उसे हम किस तरह इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द टू मेजर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। मैं अभी आपको सैंपल दे रहा हूं, इसलिए मैंने मैक्सिमम 2 ही यूज किए हैं। यू मे यूज 3, 4, 5, आप 3 से 4 मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स को आपके प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। देन लिटरेचर रिव्यू, अब मैं यहाँ को रिलेट कर रहा हूँ। मैं आपको सामने 3 स्टडीज दिया हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिटेल बैंकिंग में पहले कितने लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड स्टडी कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे टू शो हाउ यूर स्टडी सप्लीमेंट्स एग्जिस्टिंग वर्क, मैं यहाँ ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि रिटेल बैंकिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों ने इससे पहले कहाँ कहाँ काम कर चुका है। यहाँ मैंने सिर्फ रेफरेंसेस और बुक्स के नाम दिए, हम इन बुक्स की डिटेल यहाँ पर ऐड करेंगे। ये हो गया लिटरेचर। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आता हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या डिफाइन करूंगा, सबसे पहले डेटा कलेक्शन बताऊंगा कि मैं डेटा कहाँ से कलेक्ट करने वाला हूँ और मैंने कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है। हम प्राइमरी डेटा ये कलेक्ट करने हैं, सर्वे ऑफ कस्टमर्स वाया क्वेश्चन। मैं प्राइमरी डेटा कहाँ से कलेक्ट करूंगा, क्वेश्चन, जो कस्टमर है उनका हम सर्वे करने वाले हैं। सेकेंडरी डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करने वाले हैं, बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, हम इस तरह हम लेने वाले। अब नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहा हूँ सैंपल साइज, क्योंकि बैंक में कस्टमर्स तो सपोज में भी इन 1000 और लैक्स होंगे, तो किसने कस्टमर्स का लेना, मैं एक स्पेसिफिक ब्रांच के 50 सैंपल्स लिए और मैंने रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज की हूँ। रैंडमली मतलब हम कहीं से भी कस्टमर्स को ले रहे हैं, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में आ गया हमने उसे क्या किया, ले लिया। तो रैंडमली मैंने क्या किया, सैंपल्स को लिया, मतलब 50 कस्टमर्स को मैंने सिलेक्ट करके क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर से इनके रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट करूंगा। फिर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में डिफाइन कर एनालिसिस। एनालिसिस हम किस तरह कर रहे हैं, बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स। हम बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करके इसका एनालिसिस करेंगे, ये हम डिफाइन करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी चैप्टर में। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑब्जर्वेशन। हमने डेटा तो बहुत सारा कलेक्ट कर लिया, रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट कर लिया। अब आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया उसके एक क्वेश्चन के यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया हुआ है टू इंटरप्रेट रिजल्ट। अब हम रिजल्ट को दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं पैरामीटर्स दिए हुए हैं, वेरी गुड, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, कुड बी बेटर, इन नंबर्स एंड परसेंटेज। मैंने 50 कस्टमर्स में से कस्टमर्स ने क्या किया है, 45 कस्टमर्स ने क्या किया, वेरी गुड रिमार्क दिया हुआ है, ब्रांच टाइमिंग से रिलेटेड।
हमने क्वेश्चन क्या पूछा था कि ब्रांच टाइमिंग से आप कितना सेटिस्फाइड है, एक क्वेश्चन हमने किसी 50 कस्टमर से पूछा है। तो ये 50 कस्टमर्स के रिस्पॉन्सेस हैं। 90% ये कहते हैं 90% ऑफ द कस्टमर्स आर हैप्पी विद द बैंक टाइमिंग्स एंड दे ओपिनियन दैट इट इज वेरी गुड। 90% को लगता है कि बैंक का टाइमिंग अच्छा है, उससे हम वो लोग क्या है, सेटिस्फाइड है। मैंने एक क्वेश्चन का लेके आपको एनालिसिस दिखाया है। क्वेश्चन एरर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका इस तरह हम क्या करेंगे, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। आप जो टेबल और चार्ट देख रहे हैं ये एनालिसिस हो गया, और बाजू में आप जो देख रहे हैं ये इसका क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया। ये हमारा चैप्टर हो जाएगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। अब हम सॉल्यूशंस देख रहे हैं, फाइंडिंग्स देख रहे हैं, कंक्लूजन देख रहे हैं। 10% customers response is not good for the clarification of the queries, so bank personnel should improve this issue। एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसा आया था कि 10% कस्टमर जो है वो कोई क्यूरीज के क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसे हम क्या करना है, बैंक पर्सनल शुड इम्प्रूव दिस इशू। 100% कस्टमर के प्रॉब्लम के क्यूरीज को सॉल्यूशन होना चाहिए। ये हमने क्या दे दिया, एक सजेशन दे दिया। हम फाइंडिंग्स पहले हमने ये दिखाया कि 10% आर नॉट सेटिस्फाइड, सो परसेंट आर नॉट सेटिस्फाइड, इतने कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनके सेटिस्फैक्शन के लिए कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। ये फाइंडिंग हो गया और उसका क्या हो गया, सजेशन हो गया। देन रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी मैंने आपको जो कहा, रेफरेंसेस है बिब्लियोग्राफी में मैंने आपको बुक्स जर्नल्स का हम नाम देख रहे हैं। इंटायर स्टडी करने के लिए मैंने इतने बुक जर्नल मैगजीन का यहाँ पर यूज किया है। ये हो गया। अपेंडिसेस में अब मैं क्या अटैच करूंगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चनर अटैच करूंगा, एनुअल रिपोर्ट बैंक्स की यूज करूंगा, ये हमारे क्या हो जाएगी, अपेंडिसेस हो जाएंगी। देन थैंक यू सो मच। मैंने भरपूर कोशिश किया है आपको ये बताने के लिए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारा किस तरह प्रिपेयर करेंगे। ये जो इंटायर गाइडलाइंस है, इंटायर गाइडलाइंस को लेकर ही आपको आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।